आज की जो ये वीडियो है दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पीपल जो कि मास्टर्स डिग्री के लिए यूएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक पुराना स्टूडेंट है फरहान, जो कि अभी रिसेंटली उसको मास्टर्स की डिग्री के अंदर 100% स्कॉलरशिप मिली है फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। और लोगों का एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई मास्टर्स के अंदर फंडिंग वगैरह के चांसेस नहीं होते, तो इस मिथ को फरहान ने ब्रेक किया है। इसका जीआरई स्कोर वाज 319 विद 161 ऑन क्वांट एंड 158 ऑन वर्बल। और बाकी जो फरहान की सारी प्रोफाइल है वो फरहान हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेगा और आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स और स्ट्रेटजीज बताएगा जो कि फरहान ने खुद यूज की थी टू गेट फंडिंग फ्रॉम द प्रोग्राम्स। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो कि फरहान ने मिस भी की, तो उन सब के बारे में भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। और मुझे तो इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हेयर जो कि आप लोगों की शायद नॉलेज में पहले ना हो। तो ओवर टू फरहान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फरहान अब्बास। मैं बाय प्रोफेशन अर्बन प्लानर हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एडमिशन हुआ है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, और मैं इंशाल्लाह ये फॉल 2025 के लिए फ्लाई कर रहा हूँ यूएस। मेरा 2 साल का प्रोग्राम है विच आई बी कंप्लीटिंग बाय 2027 इंशाल्लाह। स्टार्ट मैंने कहाँ से किया? मेरा अंडरग्रेड है यूआईटी लाहौर से। मैंने सिटी एंड रीजनल प्लानिंग या शॉर्ट फॉर्म अर्बन प्लानिंग में मैंने अंडरग्रेड किया। ये मेरा अंडरग्रेड था 2007 से 2011 तक। उसके बाद 2011 में ही बिफोर ग्रेजुएशन मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई उस कंपनी के साथ। मैं इनफॉर्मली पहले बात ऑलरेडी काम कर रहा था। दे हायर्ड मी ऑन रेगुलर बेसिस। सो मैं यूनिवर्सिटी के बाद 3 बजे से के बाद 4 घंटे के लिए मैं आई यूज टू गो देयर। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं फुल टाइम रोल में वहाँ पे मैंने ज्यूम कर लिया। वो मेरा अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड प्योरली जॉब थी। हम लोग लैंड यूज क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। कंपनी बिल्कुल नई थी और फर्स्ट नेचर का प्रोजेक्ट था, सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड दिस फ्रॉम स्क्रैच। वहाँ पे पहले आई वाज द फर्स्ट अर्बन प्लानर एज वेल। वहाँ पे मैंने फिर लोग हायर किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और वहाँ पे एक लैब एस्टेब्लिश की। कंपनी ने पहला एक खुशाब का प्रोजेक्ट था वहाँ से स्टार्ट किया। एंड देन व्हेन आई लेफ्ट इन 2012, मतलब 1 साल मैंने प्राइवेट काम फर्म में काम किया। सो बाय 2012 वी हैड 7 प्रोजेक्ट्स इन आवर कंपनी। उन 7 तहसीलों में हम काम कर रहे थे। सो वी यूज टू गो देयर इन दोज तहसील्स। वहाँ पे हम रहते थे 10-15 दिन और उन सिटीज का, रूरल एरियाज का सर्विस करते थे। एंड देन वी यूज टू ब्रिंग बैक द रिकॉर्ड्स एंड उसके ऊपर हम रीडेवलपमेंट प्लान्स बनाते थे। सो ये मेरा बैकग्राउंड था प्राइवेट फर्म का। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आ गई लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, एलडीए में। एलडीए में मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, और वहाँ पे मैंने सर्व किया लगभग 4.5 ईयर्स। बाय मई 2016 मैं आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब में। वहाँ पे मैंने एज जूनियर अर्बन प्लानर स्टार्ट किया था अब प्राइवेट फर्म में। वहाँ से मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर आया विच इज़ ग्रेड 17 पोस्ट। और उसके बाद फिर मैं आईडैप में गया विच वाज लाइक अ ग्रेड 18 पोस्ट। उस उन टर्म्स में देखें तो इट वाज इक्विवेलेंट टू अ डिप्टी डायरेक्टर। वैसे यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं वो उल्टे चलते हैं, सो इट वाज अ मैनेजर्स post. So I was serving as manager GIS initially, and then later I was redesignated as manager urban planning. अभी मैं जब ये अपनी जॉब मतलब यहाँ पे इंशाल्लाह कंक्लूड कर रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो द प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इंचार्ज ऑफ 3D लैब। यानी ये भी गवर्नमेंट में इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले सरकार में ये नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं, हमारे पास हॉलोलेंस हैं विच वाज ब्रॉट इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स मिक्स्ड रियलिटी टूल। मतलब आप जो ऑकुलस यूज करते हैं दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, दिस इज इवन फर्दर दिस इज मिक्स्ड रियलिटी। ये इस तरह के टूल्स हैं हमारे पास, ये हम आईडैप में यूज कर रहे हैं। फरहान की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कि थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस रहा है वो रेलेवेंट रहा है टू वन डोमेन विच इज़ अर्बन प्लानिंग। डिग्री भी उसी में की और आगे जाके जो ऑलमोस्ट टोटल 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी इसी डोमेन के अंदर ही फरहान ने गेन किया हुआ है। और इसके अंदर अगर हम नोट करें तो अच्छी खासी माशाल्लाह से ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो मिलती रही है। कई दफ़ा लोग जो है ना फरहान हमारे मुल्क में अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि यार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और वो बड़ा अंडर वैल्यू अपने आप को कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बड़ी दफ़ा देखा यार नेस्कॉम के अंदर बच्चे होंगे, डेस्टो में होंगे, ये हमारे डिफेंस के इदारे हैं। अब जी यहाँ पे बिल्कुल। बच्चे होंगे ना वो इतना अपने आप को अंडर रेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है यार हमारे पास तो कोई पता नहीं सरकारी कोई 2 नंबर एक्सपीरियंस है हाँ ना, जी। इसकी कदर है। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये कि जैसे आईडेप जैसे इदारे ये बड़े पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारे बहुत टेक्निकल काम कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर, वो अमूमन सरकारी इदारे ही हैं। यस और एग्जैक्टली। उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।
जैसे हाँ जी। PKLI हो गया आपका, ये नवाज शरीफ कैंसर यस। हॉस्पिटल हो गया, ये यस। सारे मतलब बिग प्रोजेक्ट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास अमूमन नहीं होते, तो वो जो आपका एक्सपोजर है और जो आपके पास एक स्किल सेट बिल्ड होती है वो गवर्नमेंट के अंदर भी आपकी ठीक ठाक बिल्ड हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते और खांचे और रोले और मसाइल और होते हैं और वो बड़े स्केल के होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठा हुआ है और आवाज़ार है अपनी सरकारी नौकरी से, तो वो बिल्कुल कंसिडर करे इस ऑप्शन को। वो ये ना समझे कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करेगा, मेरे पास तो कोई प्राइवेट कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं किधर जाऊंगा। आपने वो बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट में लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मेन चीज ये है कि आप किस एटीट्यूड से उस चीज को अप्रोच करते हैं। यानी एक हम्म। बड़ी प्रॉमिसिंग आप नेस्ले में भी जॉब कर रहे हैं, बट अगर आप उस तरह से मोटिवेटेड नहीं है तो आप वो हम्म। नेस्ले में भी उतनी अपने आप को पॉलिश नहीं कर सकते। बट हम्म। सरकार में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे आपने मेंशन किया, जितने बड़े प्रोजेक्ट सरकार कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। सो चाहे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या फूड में है, इन जगहों पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यू जस्ट हम्म। पिचिंग योर सेल्फ, यू जस्ट कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। खास तौर पे आईडैप में मेरे पास ये वर्क प्लेस से कम ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए ज्यादा थी। आई लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू स्किल्स हम्म। हियर जो मैंने पहले जिनका नाम भी नहीं सुना था। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मैंने 3D मॉडलिंग पहली दफा यहाँ शुरू की, मुझे नहीं आती थी। हमने सिर्फ कैड पढ़ा हुआ था और जीआईएस पढ़ा था। बट फिर यहाँ पे आके हम्म। स्केचअप सीखा, फिर मैंने लूमियन सीखा, फिर मैंने उसमें एनिमेशंस बनाई। फिर हमने यहाँ पे बिजनेस हम्म। इंटेलिजेंस देखी। माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं जिसमें आप पावर बीआई, पावर एप्स हैं, उसमें मैंने मोबाइल एप्स बनाई, मैंने डैशबोर्ड्स बनाए। फिर इस सो मच सो फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स हमारा यहाँ पे ईआरपी सिस्टम लग रहा था और मैंने ईआरपी का नाम पहली दफा सुना था। इधर ही आके मैंने पूछा था ईआरपी हम्म। स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो दे टोल्ड मी इट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसमें सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं और एवरीथिंग। हुआ ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो था वो अचानक रिजाइन करके चला गया, इनके पास और कोई बंदा नहीं था। सो आई वाज हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ ईआरपी एज वेल। वो मेरे लिए एंटायरली न्यू था। ये हुआ कि मैं मतलब उन टेक्निकल डिटेल्स को नहीं जानता था। मैंने कुछ रिसर्च भी की, मैंने उनको अप्रोच भी किया, बट देन आई वो जो कंसल्टेंट था हमारा उसको मैंने गर्दन से पकड़ा सॉर्ट ऑफ। वो कहीं कुछ चीजों पे लैग करे थे, सो मैंने उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको कंट्रोल किया। हमारा वो प्रोजेक्ट काफी जो है वो बैकलॉग में गया हुआ था। सो वी ब्रॉट दैट बैक ऑन ट्रैक। उसके बाद फिर हमारे मीनवाइल हमारा एक नया बंदा हायर हो गया विच वाज ट्रेन्ड ईआरपी एक्सपर्ट। डायनामिक्स वो लेके पे काम कर रहा था। डायनामिक्स ही हमारा सोल्यूशन था, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। सो उसके ऊपर उसने आगे टेक ओवर कर लिया। इसको मैं सेकंड करूंगा। हमारी एक जीएम है, उन्होंने रिसेंटली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ऑक्सफोर्ड से आर्किटेक्चर में उन्होंने पोस्ट ग्रेड किया। शी फर्स्ट टाइम अच्छा। टोल्ड कि आप गोरा जो है, गोरा ये नहीं कहता कि आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो। ही वांट्स कि आप मल्टी हम्म। डिसिप्लिन हो, आपके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस हो, आपको डाइवर्स टूल्स आते हो, आप डाइवर्स सिनेरियोज में अपने आप को पिच कर सको। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो किसी एक टूल को, मतलब अगर आपको रैंच चलाना आता है तो आप रैंच से सारे पाइप नहीं हम्म। खोल सकते। सो आपको यू हम्म। नीड टू हैव अदर टूल्स इन योर टूल बॉक्स एज वेल। मैं तो खासतौर पर अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ी समझाता हूँ कि यार आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लर्निंग। वो कई दफ़ा एग्जैक्टली। लोग होते हैं कि यार वो फलानी कंपनी के अंदर काम ही करनी हमने, क्योंकि वो पैसे कम देते हैं। आपको जो शुरू के 4-5 साल होते हैं, 6 साल होते हैं, वो तो बिल्कुल इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि यार आपने पैसे कमाने हैं। आपका तो मकसद ये होना चाहिए कि यार जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे लर्निंग और स्टीप लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर। अब जैसे आपने कहा जी सरकारी सिस्टम के अंदर ये देखें ना, अब सरकार के तो बजट्स की कोई लिमिट ही नहीं है। वो आप 3D यस। मॉडलिंग हो रही है तो वो सब टेक्नोलॉजीज भी वो इंपोर्ट करके बैठे हुए होंगे। जो इस्तेमाल करना चाहे उनको इस्तेमाल कर सकता हाँ है, जी। जो उनसे सीखना चाहे वो जी। सीख सकता है, जो नहीं करना चाहे वो तो आप उसको गूगल में भी ले जाके बैठा देंगे तो वो कहेगा कि हाँ भाईजान जी। इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा। 3 से 4-5 साल मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देते हैं तो आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को काफ़ी सॉलिड बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि जिस तरह आपने कहा फरहान, के एनर्जी होनी चाहिए, आप में मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर वो एम्बिशन होना चाहिए कि आप वो तमाम रोल्स लें और इनिशिएटिव लें और अपनी अपनी प्रोफाइल को एग्रेसिवली बिल्ड करें। और गोरे को वही जैसे आपने कहा कि मल्टीपल कैपेसिटी के अंदर आपने लोगों को भी मैने पीपल स्किल्स भी आपके अंदर हो, मैनेजरियल स्किल्स भी हो, टेक्निकल स्किल्स भी हो, तो हर तरफ यस। आपकी कोई ना कोई प्रेजेंस हो ताकि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल उससे बने। और देन यू कैन टेक दैट प्रोफाइल एंड गो
टू अ कंट्री एग्जैक्टली। लाइक अमेरिका एंड सेल इट एंड गेट स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है अब अंडरग्रेड में जीपीए है और बस हमें कोई फंडिंग देते हाँ हैं, जी। ऐसे इट हाँ डजंट जी। वर्क लाइक दैट। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तो मैंने ऐसा। मल्टीपल ब्लॉग्स में, मल्टीपल पोस्ट में, मतलब यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस पे जब काम कर रहा था, तो दे से कि हम आपका एक एक चीज नहीं देखते। वी डोंट सी योर सीजीपीए, वी डोंट सी योर जीआरई, वी डोंट सी ओनली योर ऐसे। हम हाँ, ओवरऑल देखते हैं कि बंदा ओवरऑल। बंदा कैसे, कि उसकी स्टैंडिंग क्या है। अच्छा सर, जनरली स्पीकिंग, अगर अब स्टैटिस्टिकली देखें तो आई एम अ लिटिल लेट इन माय करियर टू गो फॉर अ ग्रेड प्रोग्राम, बट ये कि आपको कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जाहिर है। मुझे कुछ बंदिशें थी जिनकी वजह से मैं पहले अप्रोच नहीं कर पा रहा था, बट देन आई नीडेड सम इंस्पिरेशन एज वेल। मैं दो लोगों का जिक्र लाजमी करूं, एक मेरा क्लास फेलो शहबाज अल्ताफ, दूसरा वलीद। ये दो लोग मेरी हम्म। इंस्पिरेशन रहे। वलीद खास तौर पे, मतलब वो तो आपका स्टूडेंट ही है। आईडैप में हमने पहली दफा ये हम्म। वलीद और मुदब्बिर दो लड़कों को देखा जो मतलब अमेरिका जा गए थे, और इससे पहले हमारे हम्म। आईडैप में कॉन्सेप्ट नहीं था। पहला बीज इन्होंने बोया, मैं भी एक्चुअली वलीद को देख के ही इंस्पायर हुआ। इससे मुझे कहा कि आप वो जीआरई की तैयारी शुरू करें। मैंने कुछ चीजें इससे ली, बट प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा। फिर वो मुझे कहता था कि आप प्लान करें कि आपने किस दिन जाना है, किस ईयर में जाना है उधर, और उसके हिसाब से बैक ट्रैक करें और वहां से अपनी तैयारी शुरू करें। सो मैंने नहीं सुना। एनीवेज, मैंने कुछ मटेरियल्स लेके मैंने मैनहट्टन से स्टार्ट किया, और 2023 जून, आई गेस जून में हमारे पास एक असाइनमेंट होती है। हमने एनुअल बजट में वाइट पेपर एक बनाना होता है। सो हमारे पास बाकी डिपार्टमेंट से डेटा आ जाता है, वो हम इकट्ठा करके वो करके, तो जून के मिड में हम उधर से फ्री होते हैं। सो उसके बाद मैंने 2023 में मैंने तैयारी शुरू कर दी। 5-6 बजे 7 बजे ऑफिस से फ्री होके उसके बाद 2-3 घंटे मैं रोजाना बैठ रहा था, जीआरई की तैयारी शुरू की। मुझे उसने कहा कि आप ना, वलीद ने कहा कि आप एक कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें। उसने मुझे आपके बारे में बताया भी। मैंने उस वक्त कान नहीं धरे, मैंने कहा नहीं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। बट मैं उस वक्त तक स्ट्रक्चर में नहीं था, सॉर्ट ऑफ कह ले, मेरे ऊपर कोई डंडा नहीं था। हम्म। और मुझे उतना आगे टाइमलाइंस क्या होंगी उनका भी रियलाइजेशन इतनी नहीं थी। मैं खुद से करता रहा, रोजाना जितने दिल करता था बैठता था, जितने कॉन्सेप्ट्स को जितना खींच के पढ़ना है। मतलब मैं एक चीज जो आप 1 घंटे में कर सकते हैं उसको 2 से 3 घंटे लगा रहा था। हाँ, उसमें हम्म। एक ये भी था कि मैंने 13 साल बाद किताबें खोली थी। थोड़ा सा वो झटका भी लग रहा था मुझे, मतलब इवन फ्रैक्शंस और फैक्टरिंग मैंने पहली दफा, मतलब दोबारा जब रिवाइज की, मुझे एलसीएम लेना नहीं आ रहा था। मतलब अभी जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए, देयर आर मेनी ब्राइट स्टूडेंट्स। मैं मतलब उतना वो नहीं था, डम सा था मैं थोड़ा सा। बट ये कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो जस्ट स्टार्ट एनीवेज। अपना वो बैक ट्रैक लाजमी करें और प्लान करें कि आपने किस वक्त जाना है। जून में मैंने स्टार्ट किया, बाय February आई मेट यू सर हम्म। तलहा। आई डोंट नो एनीबडी एल्स, बिकॉज मेरा किसी और से राब्ता भी नहीं हुआ। मेरे सामने जितनी एग्जांपल्स थी वो भी सर के थ्रू गई थी। हम्म। जो वलीद और मुदब्बिर ने स्टार्ट किया, उसके बाद एक वसीम लड़का था हमारे पास आईडैप में, वो गया। फिर कुछ और लोग थे, हम्म। मतलब वो आपके थ्रू ही गए हैं। एक हमारे हम्म। मेरे दोस्त से मुझसे 1 साल सीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई थी यूआईटी लाहौर से, एंड ही वेंट ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। उन्होंने भी गालबन आपसे कुछ किया था। मेरे सही पास सही। अब मुझे हर जगह से आपका मैसेज मिल रहा था, तो फरवरी का मुझे पता चला। जनवरी में आई साइंड अप विद यू, और फरवरी में हमारी क्लासेस शुरू हो गई। द डे आई स्टार्टेड दोज क्लासेस, मैं ना एक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया। सो देन आई न्यू कि अब मुझे हम्म। क्या क्या करना है और किस किस तरह करना है। इंस्ट्रक्टर आपको जो बताता है, मतलब जो शॉर्टकट्स आप बता रहे थे, एक ही काम को करने का, मतलब शॉर्टकट मैं नहीं कहूंगा, इट्स अ स्मार्टर वे टू डू समथिंग। वो जो स्मार्टर वेज मुझे फिर आपसे पता चले, हम्म। फिर एक स्ट्रक्चर मिला, और फिर एक टाइमलाइन मेरे पास सेट होगी कि हाँ, क्लासेस एंड होंगी बाय मार्च, और मार्च के बाद आई हैव टू इन्वेस्ट 2 मंथ्स, और उसके बाद मैंने 2 मंथ्स भी नहीं, बल्कि आई शुड ओनली इन्वेस्ट 1 मंथ, और उसके बाद मुझे जीआरई देना है। बट मेरी बीच में असाइनमेंट्स एक दो आ गई, और बीच में बजट भी आ गया। सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ द बजट एज वेल। तो मैंने फिर पहले मैं कोशिश कर रहा था पहले कर लूं, बट मेरी तैयारी भी रह रही थी। फिर मैंने अगेन आपकी तैयारी के साथ भी प्रोक्रेस्टिनेट किया बीच में। ऑफिस की रूटीन की वजह से बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी जो मैं नहीं कर पाया साथ साथ। आपके क्विजेस थे, क्विजेस में साथ साथ करता गया, बट बाकी चीजें कुछ लिंगर ऑन हो गई। सो मुझे इसको डिले करना पड़ा। जून 29 को आई टुक माई जीआरई। इट वाज अगेन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मैंने एफसीसी प्रोमेट्रिक सेंटर, जो ये कैनाल पे है एफसी कॉलेज में, वहाँ पे मैंने हम्म। टेस्ट किया। उसके ऊपर भी मतलब आपके काफ़ी सारा कंटेंट है कि आपने एट होम नहीं देना,
आप उस हम्म। पे जाके दें, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बल्कि वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो तो उनके काफी प्रोग्राम्स तो अब होम वाला जीआरई भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। यस, यस, आई नोटेड इट एट मेनी प्लेसेस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी कहती हैं कि हम एट होम नहीं लेते, बिकॉज उसकी हम्म। बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। जीआरई में मेरे आए 319, 158 इन वर्बल, 161 इन क्वांट, और ऐसे में मेरे 4.0। क्वांट में जो मुझे वैसे सरप्राइजेस मिले, दे टेक यू बाय प्रेशर एंड दे टेक यू बाय टाइम। सो वो हम्म। सब कुछ आपके ऊपर डालते हैं, जो बाकी आम सिनेरियोज में क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, आप उधर ना स्टक हो जाते हैं। सो कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे कुछ क्वेश्चंस ना वो हड़बड़ी में निकल गए। सो आई वाज टारगेटिंग कि मेरा क्वांट में 165 166 बड़े आराम से आ सकता है, बट हम्म। ट्रूथ इज कि वो अंडर प्रेशर जो है वो उसमें परफॉर्म करना, इट्स एंटायरली न्यू न्यू बॉल गेम। सो वहां पे हम्म। जाके थोड़ा सा मैंने लैग किया, क्वांट में 161 आए। लेकिन मेरा प्रोग्राम उतना टेक इंटेंसिव नहीं है, मतलब अर्बन हाँ। प्लानिंग में आपको वो वाली कंपटीशंस नहीं करनी, आपको उतना मैथ्स नहीं करना, आपको हम्म। डेटा साइंसेज में नहीं जाना। और उसके बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटीज। एक चीज जो अच्छी हुई वो ये कि मेरे माइंड में एक वक्त में सिर्फ एक चीज थी। कुदरती तौर पे आई डेंट प्लान फॉर इट, बट कुदरती तौर पे मेरी टाइमलाइन इतनी स्मूथ गई कि मेरे पास एक वक्त में सोचने के लिए सिर्फ एक चीज थी। जब मैं जीआरई दे रहा था तो मैं सिर्फ जीआरई पे काम कर रहा था, जब मैं टोफिल दे रहा था तो मैं सिर्फ टोफिल पे काम कर रहा था। सो टोफिल आई स्टार्टेड बाय 4 टोफिल में मेरे जो आए वो 120 में से 107 आए। रीडिंग में आई स्कोर 27, लिसनिंग में आई स्कोर 28, और स्पीकिंग और राइटिंग में 26 आए। टोफिल के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रीफली सर्च किया था, टोफिल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हम्म। डिफरेंट ओपिनियन थे कि आप टोफिल, आपकी अगर इंग्लिश मीडियम में आपकी स्टडीज रही हैं और आप थ्रू आउट इंग्लिश में करते रहे हो, तो आप यू कैन आस्क फॉर अ वेवर एज वेल। आई थॉट लेट्स जस्ट गो फॉर टोफिल ना, मतलब एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और टोफिल देने का फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फायदा भी हो गया। उसकी हम्म। बेसिस पे आई लेटर रियलाइज कि मेरी फंडिंग के जो चांसेस है वो काफी हद तक सप्लीमेंट हो गए। टोफिल देने के बाद 14 सितंबर को मैं फारिग हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास 4 से 5 महीने थे। कुछ यूनिवर्सिटीज की आपकी जो एप्लीकेशंस है फॉल की, वो ये अगस्त सितंबर में ओपन होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन है सबमिशन की फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिसंबर 15, और कुछ की थी जनवरी 15। उसके बाद बाय अप्रैल 15 ये यूएस में वो स्टैंडर्ड एक पैक्ट है कि सब यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इससे पहले एडमिशन एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं करेंगे। सो अप्रैल 15 आपके एडमिशन एक्सेप्ट करने की डेडलाइन होती है। आई हैड 4 to 5 months जिसमें मैं स्कूल से अपने एसेज और अपने एप्लीकेशंस जो है उनको लाइन अप कर रहा था। उसके बाद फिर एसेज लिखने शुरू किए। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन मैंने इस तरह से स्टार्ट की कि मेरा क्लास फेलो शहबाज अल्ताफ ही टोल्ड मी कि यूएस में एक प्लानिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड है जो हमारे अर्बन प्लानिंग प्रोग्राम को एक्रेडिट करता है। हम सिर्फ उन प्रोग्राम्स में जाना चाहिए हमें जो कि एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं। सो यूएस में तो 4,000 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 68 या 72 प्रोग्राम्स ऐसे थे जो कि accredited थे। आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्रोग्राम्स। मैंने एक्सेल खोली, मैंने उन प्रोग्राम्स को लिस्ट करना शुरू किया। टाइम्स हायर एजुकेशन की और यूएस न्यूज की रैंकिंग्स निकाली एंड ब्ला ब्ला, मतलब मुझे जो भी एक वो प्लेनेटाइजन की रैंकिंग है वो निकाली। फिर जो रिप्यूट मुझे पता चल रही थी, फिर चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि मेरे इंटरेस्ट ये हैं, तो मुझे प्रोग्राम सर्च या ब्लॉग्स पे जो पोस्ट चल रही हैं उनसे, वो जाहिर है वो बाद में मैंने पूछा कि वो तुम्हारा सोर्स क्या है, तो उसने कहा कि मैं ब्लॉग्स वगैरह देख के तो वो बता रहा हूँ। और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे जो इंटरेस्ट है उनके साथ ये प्रोग्राम्स अलाइन करते हैं। मुझे ये पता चला कि यूसी बर्कले में मेरी वो लिस्ट में था, बट यूसी बर्कले में ड्रॉप कर दिया इस वजह से कि उनकी जो प्रोग्राम की अप्रोच है वो ज्यादा थियोरेटिकल है। सो दे डोंट फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। मैंने इस वजह से यूसी बर्कले इज, मतलब इट्स अ फिनोमिनल स्कूल, बट मैंने ड्रॉप किया इसी रीजन पे। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, इवन यूएनसी चैपल हिल, इनके हम्म। प्रोग्राम ज्यादा थियोरेटिकल है, वो मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे शायद उतना काम नहीं करते। एएसयू का मेरा प्रोग्राम है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का, एमआईटी का, जॉर्जिया टेक का, यूटी ऑस्टिन का, ये ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज पे एंड एआई एंड सो ऑन। एआई को वैसे सारे लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, बट some are ahead of their time, but some are still lagging. क्रेडिटेड वाले जो थी बोर्ड था उस पे 68 प्रोग्राम्स थे जो क्रेडिटेड थे, ठीक है। जी, जी और बिल्कुल। फाइनल कितने शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने? फाइनल मैंने को 15-16 शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। और उन सब में अप्लाई किया?
नहीं, मैं सब में अप्लाई नहीं कर सका। मतलब ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअली आपने देखना है, उसके लिए आपने ऐसे अपना बाजुका तो खुद लिखना है और हम्म। बाजुका तो आपने टेलर करना है। कुछ केसेस में तो टेलर करके गुजारा हो जाता था, बट कुछ केसेस में स्टार्ट से स्क्रैच से नए एसेस लिखने पड़ते थे। एवरी एप्लीकेशन वाज हेक ऑफ इट्स टाइम। 15 में से फाइनली मैंने 11 में अप्लाई किया। तो इन 11 जगहों में से एडमिशन ऑफर कितनों ने दी? 10 में दी। अच्छा, एमआईटी की रिजेक्शन है, सही सही। और फंडिंग जो थी वो एरिजोना स्टेट से तो आपको फुल मिल गई? हाँ जी, एरिजोना स्टेट से तो ऐसे ही मैं, मतलब एक दिन ऑफिस से निकला, मैं जिम गया, जिम से निकला मैं स्नूकर क्लब चला गया। क्लब में मैंने अचानक देखा ईमेल आई है, फाइनेंशियल एएसयू फाइनेंशियल ऑफर। तो मैंने कहा अच्छा राइट। तो मैं फौरन वो क्लब से निकला, बाहर आया, गाड़ी में लैपटॉप खोला, लैपटॉप खोल के मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड किया, तो इट वाज फिर डिफरेंट। बोलती बात हो गई। फिर बोलती बंद हो गई। सो उन्होंने वो बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो एनलिस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। सो इट वाज अ टीए, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप ने 100% ट्यूशन वेवर दिया हुआ था। सो $26,500 का स्टाइपेंड है पर ईयर, यस। और ट्यूशन वेवर, $3,000 की इंश्योरेंस, यानी कि बेसिकली फुल कंप्लीट कवरेज है। बाकी स्कूल्स में भी मैं अक्सर को परसू करता रहा, वर्जीनिया टेक को, यूटी ऑस्टिन को, यूआईयूसी को, जॉर्जिया टेक को। इनको मैंने एक्टिवली परसू किया फंडिंग के लिए। यूटी ऑस्टिन, टेक्सास एएनएम में भी शायद इस तरह का मिलता जुलता है, बट यूटी ऑस्टिन ये लोग स्टार्ट में फंडिंग देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप पहले हमारे पास आए, हमारे पास एटलीस्ट एक सेमेस्टर पढ़ें, हमारे हम्म। लोकल कंडीशंस में क्लामेटाइज हो, देन वील ऑफर यू फंडिंग। फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू बी हियर ऑन योर ओन, वी डोंट वांट टू जज यू फ्रॉम दिस डिस्टेंस। वहां पे आप पहले स्टार्ट में ऐसे ही जाते हैं, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको बाद में फंडिंग मिल जाए। मुदब्बिर वेंट ऑन दिस मॉडल एज वेल। मुदब्बिर डिड हिज यस। ग्रेड स्कूल फ्रॉम यूटी ऑस्टिन। यूटी ऑस्टिन। उसने किया था और वो अपना पहला सेमेस्टर अपने फंडिंग पे ही गया था। देन लेटर ही गॉट सम टीए, और उसके बाद वो लैब्स कराता था स्टूडेंट्स को। तो मुझे जो जॉर्जिया टेक का स्पेसिफिक केस ये था कि मुझे पता चला कि अक्सर प्रोफेसर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स उनको अप्रोच करते हैं उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे होते हैं। और जो एप्लीकेशंस का पूल है उसमें से एडमिटेड स्टूडेंट्स में उन्होंने पिक करना, वो स्टिल पूल एक बड़ा होता है। मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इट मस्ट बी मोर देन 50 और 100। इतने ज्यादा एप्लीकेशंस में से आपके पास 2 3 या 4 फंडिंग अपॉर्चुनिटीज होती होंगी एक प्रोफेसर के पास। सो उसने वो स्टूडेंट्स पिक करने हैं, तो उसके पास उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच ही हैज टू गो थ्रू। उनके पास लेट्स से 50 और 100 एप्लीकेशंस का पूल है। खासतौर पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनके उनमें ऐसी केस होता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, और इवन उनके क्लास साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, उनके लेक्चर हॉल्स भी बड़े होते हैं। इवन हमारे, मतलब मेरा जो प्रोग्राम है इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोग्राम, बट स्टिल इसमें क्लास साइज जो है वो बड़े होते हैं। इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स को वो बजाय इसके कि वो सारे एडमिटेड एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करें और उनमें से अपने स्टूडेंट्स फंडिंग के लिए पिक करें, वो फिर उनको पिक कर लेते हैं, उनको स्क्रूटनाइज करते हैं जिन जो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। बिकॉज उसमें मैंने भी वो किया था, बट मैं शायद वो टाइम स्लॉट मेरी मिस हो गई। क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल को समराइज करके, ऐसे में भी आपने वो किया होता है, बट ऐसे इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें अब आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप एक अपना सीवी जो है वो डिफरेंट तरीके से पिच कर सकते हैं। सो आपके जो रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो, और आप उनको किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं, वो चीज आप पिच करते हैं। आप एक ब्रीफ समरी अपनी प्रोफाइल की वो बना के उनको भेज सकते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोफेसर आपको इंटरव्यू करता है, फिर आपके फंडिंग चांसेस सिक्योर हो जाते हैं। माय एडवाइस टू ऑल अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कि अब फ्यूचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ये जरूर करें कि जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो साथ ही अपने डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लिस्ट डाउन करें, और उनके कॉन्टैक्ट्स आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करें, उनको ईमेल्स करें, और एक सॉलिड किस्म की प्रोफाइल बनाएं जिसमें आप अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनको टेलर करें इस तरह से कि प्रोफेसर की क्या नीड है, उसको कैसे वो सपोर्ट करेगा। प्रोफेसर आपको फंडिंग हम्म। क्यों देगा? उसके पास एक जरूरत है, उसने लेट से एक आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल में उसे पाइथन की जरूरत है। सो अगर आपको पाइथन आती है तो देन यू आर अ यूजफुल रिसोर्स फॉर हिम। बट अगर आपको पाइथन नहीं आती तो फिर वो किसी ऐसे बंदे को पिक करेगा जिसे पाइथन आती है। हम्म। योर प्रोफाइल, वो समराइज प्रोफाइल, यू आर गोइंग टू टेल हिम कि मुझे पाइथन आती है। अगर तुम्हारे पास पाइथन का काम है, वो भी आप बाय द वे देख सकते हैं। आप ना प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो प्रोफेसर की प्रोफाइल देखेंगे, तो उसके ऊपर लिस्टेड होता है कि प्रोफेसर आजकल किस रिसर्च पे काम कर रहा है, उसकी रिसर्च फोकस हम्म। क्या है, उसमें वो किन किन डोमेन्स को टच कर रहा है। सो उन डोमेन्स को आप देख सकते हैं। फिर उस पर अब
ऑब्वियसली इट्स अ वेरी cumbersome प्रोसेस। अगर आप मतलब इफ यू विलिंग टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट, तो दिस इज हाउ यू कैन सिक्योर इट। आप वो उसकी असाइनमेंट नेचर देखें प्रोफेसर की, और फिर उस प्रोफेसर को उन लाइंस पे पिच करें। अच्छा सर, मैं एक और केस मेंशन करता चलूं। मेरा एक आईडैप का कॉलीग ही इज डूइंग पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जॉर्जिया टेक। उसके केस में क्या हुआ कि उसने अपना सारा प्रोसेस करने के बाद, वो बेसिकली सिविल इंजीनियर है, सो वहां पे उसने कुछ स्विच मारा है। उसने मास्टर्स यहाँ से पता नहीं किस फील्ड में किया है, करने के बाद वो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करने चला गया। उसका इंटरेस्ट कुछ इस किस्म के थे। अब उसकी बिल्कुल ही एक ना ऑफ फील्ड थी। पीएचडी में आपको फंडिंग इजीली मिल जाती है नॉर्मली, और हम्म। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको दे नॉर्मली गिव फंडिंग। बहुत कम होते हैं जो फंडिंग के बगैर हों। उसको नहीं मिली फंडिंग। उसने क्या किया, उसने फिर प्रोफेसर्स को रीच आउट करना शुरू किया, ना सिर्फ अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बल्कि बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में से जहां जहां जो जो प्रोफेसर नजर आया, वो यूआईयूसी में भी अप्रोच करा था, वो जॉर्जिया टेक में भी अप्रोच करा था। एंड आई एम forgetting the exact number, it was somewhere like more than 300 आई गेस। अब मुझे वो एग्जैक्ट नंबर भूल रहा है जो उसने बोला था। उसने 300 के करीब प्रोफेसर्स को टच किया, उनको ईमेल्स की, अपनी प्रोफाइल शेयर की। उसमें से सिर्फ 20 ने उसे रिप्लाई किया, और 20 में से 4 के साथ उसका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, और एक ने हम्म। फाइनल से फंडिंग दे दी, और 2024 फॉल में वो लड़का फ्लाई कर गया। असल में आपको फंडिंग कोई क्यों देगा? किसी की एक जरूरत है, एक प्रोफेसर की। वो एक रिसर्च पे काम कर रहा है जिसमें लेट से उसे पाइथन चाहिए। अब वो ऐसे स्टूडेंट को फंडिंग देगा जिसको पाइथन आती है। सो आप उसे हम्म। ये बताओगे कि भाई वो जो तुम्हारी फलानी रिसर्च है उसमें तुम्हें पाइथन की जरूरत है, मुझे पाइथन आती है, मैं तुम्हारा वो काम कर सकता हूँ, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द फंडिंग। सो उसकी अब हम्म। आप देखें ना, उसकी लाइफ भी आसान हो गई ना। उसको अब बिल्कुल। वो सारे प्रोसेस के नहीं करना। उसको पता चला कि यार ये स्टूडेंट की प्रोफाइल भी अच्छी है, इसका एक्सपीरियंस भी है, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा इस काम में हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरा तो ये काम निकल रहा है। मैं डायरेक्टली उसको फंडिंग, मैंने कहा वो 100 एप्लीकेशंस का पूल देखना है, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को पिक कर लेता हूँ। माय हम्म। एडवाइस फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स जो कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में या इवन स्प्रिंग सेमेस्टर्स में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो डू रीच आउट टू प्रोफेसर्स। उनके पास, जिनके पास फंडिंग है, प्रोफेसर की प्रोफाइल से आप देख सकते हैं कि वो किस किस रिसर्च पे काम कर रहा है। उस रिसर्च हम्म। से मिलता जुलता आपका कौन सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, या आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और उसमें आप उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो, कुछ इस किस्म का कवर लेटर में आप लिख के तो वो आप डालें। जॉर्जिया टेक में मैं जब कर रहा था, तो जॉर्जिया टेक में मैंने इसी तरह से अपनी एक प्रोफाइल बनाई, एक कवर लेटर बनाया, और हर प्रोफेसर के लिए वो डिफरेंट था, हर प्रोफेसर की नीड के हिसाब से था। और बाद में मुझे सारे प्रोफेसर्स ने, आई वाज सरप्राइज जब मैंने वो ख्याज, मैंने वो पहले शायद नाम का जिक्र नहीं किया, जॉर्जिया टेक में जो मेरा कुलीग पढ़ रहा है, ख्याज नाम था उसका। ख्याज का केस जब सुना ना, तो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब अक्सर प्रोफेसर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बट मेरे केस में मुझे आई बिलीव 80% प्रोफेसर्स ने दे डू रिस्पॉन्डेड, दे डिड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्डेड। उन्होंने मुझे पॉजिटिव नोट पे ये कहा कि तुम्हारी प्रोफाइल भी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एंड वी विश कि हमारे पास होती अपॉर्चुनिटी तो हम तुम्हें दे देते, बट हम लोग ईदर वी हैव एग्जॉस्टेड और वी डोंट हैव फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नाउ। लाइक मतलब एक वो क्लियो एंड्रेस प्रोफेसर थी, वो बड़े अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस पे काम करी थी, स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट्स पे, एआई ड्रिवन टूल्स वगैरह भी उसके थे। मैं बड़ी मेरी ख्वाहिश थी उसके साथ काम करने की। बट वो प्रोफेसर का सीन ये था कि वो यूनिवर्सिटी वैसे ही शिफ्ट थी किसी और यूनिवर्सिटी में। डू रीच आउट टू प्रोफेसर्स। एंड जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सो कंसिडर इट अ फॉर्मल जॉब। लेट से कोई भी कंपनी, जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सो आपको तो जॉब की जरूरत है, दैट्स सेपरेट मैटर। एक्चुअली कंपनी को किसी काम के लिए एक रिसोर्स की जरूरत होती है जिसके लिए वो एडवर्टाइज करते हैं, एंड हम्म। देन यू पिच इन योर प्रोफाइल एंड यू से कि आपका ये जो फलां काम है ये मैं कर सकता हूँ, सो आई एम केपेबल इनफ, आई हैव एक्सपीरियंस, and I have background knowledge. I have the willpower to get this job done. So the same goes for these funding opportunities as well. So you tell your professors, आपका ये जो फलां रिसर्च है इसमें मैं काम कर सकता हूँ। ये हो गया आरए शिप के लिए, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टीए शिप्स के लिए आई एम नॉट रियली श्योर, बट उसमें दे आस्क फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस इफ यू हैव। मेरे केस में नहीं था, दे मस्ट हैव पिक मी फॉर सम अदर रीजंस। मेरा टीचिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, थ्रू आउट मैंने फील्ड में काम किया, बट दे डू अप्रिशिएट इफ यू हैव सम टीचिंग एक्सपीरियंस। आपने यूनिवर्सिटी में कहीं पे लेक्चर को असिस्ट किया हो, या आपने स्पेसिफिकली अगर आपने एज जूनियर लेक्चरर भी आपने काम किया हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो, सो दे रियली अप्रिशिएट इट। उनको पता है कि हाँ इसका प्रायर एक्सपीरियंस है, तो ही कैन
इमिडिएटली जेल इन, उसको हमें ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज कि दे डोंट लुक एट वन एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफाइल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपका सीजीपीए देखेंगे और आपको बस दे देंगे। वो आपका किसी एक स्कोर को नहीं देख रहे होंगे, किसी एक एस्पेक्ट को नहीं देख रहे होंगे कि फला एक्सपीरियंस कैसा था इसका। वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ओवरऑल देखते हैं कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और आप उनकी सिचुएशन में कैसे फिट बैठते हैं। आपके एडमिशन्स भी इसी बेसिस पे होते हैं और आपके फंडिंग चांसेस भी मेरा ख्याल है इसी बेसिस पे होते हैं। अगली एक चीज, अपने एसेस पे बड़ा काम करें। आपके हर यूनिवर्सिटी का एसे जो है वो स्पेसिफिक होगा। मेरे लिए मिथ ब्रेक की मेरे क्लास फेलो ने, शहबाज अल्ताफ ने, उसको मैंने कहा कि यार एक मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बस अब हफ्ता लगाता हूँ, मैं पर्सनल स्टेटमेंट लिख लूंगा, उसके बाद धड़ाधड़ मैंने अप्लाई करना शुरू कर देना है, मैंने 20-25 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल देनी है। उसने मुझे रियलिटी चेक उसने मुझे दिया, उसने कहा कि तुम्हारी हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन यूनिक होगी और तुम्हें यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका प्रोग्राम किस नेचर का है और उसमें से तुमने क्या पिक करना है, उसके हिसाब से तुम अपना ऐसे लिखोगे। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज थी वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती। फॉर एग्जाम्पल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें सिर्फ 500 वर्ड्स चाहिए, इससे ज्यादा तुमने लिखा तो तुम फारिग हो। दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। इवन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ऐसे था इट वाज 600 वर्ड्स। उसने कहा कि हम इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यूसी डेनवर में मैंने अप्लाई किया, उनसे मैंने कहा कि उनकी वर्ड लिमिट मुझे नहीं मिल रही थी। उन्होंने बड़ा वेग सा कहा हुआ था कि 2 to 4 पेजेस इवनली स्पेस्ड, 2 लाइनों की स्पेस लाइन और इस तरह के। मैंने फिर उनको ना उनके ग्रेड कॉलेज को ईमेल की कि आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है बट आई कांट रियली अंडरस्टैंड कि इसमें मैं अपनी लेंथ क्या रखूं ऐसे की। तो मेरा हम्म। ऐसे और एवरेज कर रहा था बिटवीन 1000 to 1500 वर्ड्स, 1400-1500 वर्ड्स के आसपास वो रेट रेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स फाइन, आप हमें भेज दें एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड रीड। हाँ, एक और जगह किसी एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा था, आपका जो ऐसे है इट शुड नॉट बी अ लेबर फॉर द रीडर। कुछ लोग होते हैं जो अपने ऐसे लिखते हुए ना इररेलेवेंट चीजें बीच में डालना शुरू कर देते हैं और फिर ऐसे को अननेसेसरीली लंबा कर देते हैं और प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो टेलर्ड नहीं होता। मतलब हम उससे पूछें कि हीर कौन थी और वो मुझे लैला मजनू की स्टोरी सुनाता रहे, तो मतलब मैं एज ए रीडर वुड बी offended फ्रॉम इट कि मतलब ये क्या है। आपको जो रीडर है उस पर एहसान करना है बिकॉज यूटी ऑस्टिन में thousands of applications that they receive every year, तो your essay is really gonna matter and they do read it and it has significant weightage in your admission chances. So अपने essays को उनके लिए रीडेबल रखें, जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस पर स्पेसिफिकली बात करें। कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स थी, हमें आपका वो नहीं चाहिए आपका एक्सपीरियंस क्या है, बस थोड़ा बहुत हमें बता दें। हमें चाहिए कि आप प्रोग्राम में कैसे जेल इन होंगे और आपके प्लान्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं। आपकी हर प्रोग्राम की एप्लीकेशन इज गोना टेक टाइम एंड इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। सो डू वर्क ऑन इट और उसके हिसाब से आप अपने ऐसे टेलर करें। अच्छा, जो एडमिशन ऑफर आई थी वो कब आई थी, किस मंथ में आई थी एरिजोना से? एडमिशन ऑफर मुझे फरवरी से शुरू हो गई थी। मतलब सबसे पहली ऑफर मुझे टेक्सास एएनएम से आई थी। मतलब उनका प्रोसेस भी है कि सबसे पहले आपका जो ग्रेड स्कूल होता है वो तो, ग्रेड कॉलेज जो है वो तो सेपरेट होता है। आपका जो डिपार्टमेंट है सबसे पहले वो ऑफर देता है, वो फिर रिकमेंडेशन भेजता है ग्रेड कॉलेज को, ग्रेड कॉलेज फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर भेजता है। वीजा के लिए अप्लाई मैंने करना शुरू किया जब मैं अपनी फंडिंग की सारी टकरें मार चुका था, मई में। यानी April 15 इज सॉर्ट ऑफ, अच्छा यूएस में उनका एक पैक्ट है कि कोई भी यूनिवर्सिटी 15 अप्रैल से पहले किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं कर सकती। सो हम्म। एवरी स्टूडेंट हैज अंटिल April 15 टू पिक एंड चूज कि उसने किस स्कूल में जाना है। 15 अप्रैल तक वो एक्सेप्टेंस टाइम था। उस टाइम तक मैं अपनी, फिर मैंने सारी एफर्ट्स, अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट की। मैं जहां जहां अप्लाई कर सकता था, जिन जिन प्रोफेसर्स को मैं रीच आउट कर सकता था, मैंने सबको किया। ईमेल्स, प्रोफाइल्स और कवर लेटर्स वगैरह वो लगा के April 15 तक फिर मुझे कुछ पार्शियल ऑफर्स थी, कुछ एरिजोना से मुझे फुली फंडेड ऑफर थी। सो आई अल्टीमेटली कंसल्टेड विद यू एज वेल। अच्छा, जब मैं किसी को बता नहीं रहा था लेकिन जिसको पता कहीं चल भी रहा था ना, वो ये कह रहा था अमेरिका का तो वीजा ही नहीं लग रहा है यार, क्या तुम लोग सारा कुछ करके बैठ गए हो। और ये अब देखते हैं। April 15 तक वो मैंने एग्जॉस्ट किया। उसके बाद भी 15 दिन में मजीद टकरे मारता रहा। मई तक मैंने कुछ नहीं किया। मई में मैंने अप्लाई करना शुरू किया वीजा के लिए और मुझे हम्म। अपॉइंटमेंट मिली थी राइट आफ्टर 1 वीक। यानी आज फ्राइडे है तो मुझे नेक्स्ट फ्राइडे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। अपॉइंटमेंट जो चूज की मुझे फ्राइडे की लेट से मिल रही थी, तो मैंने उससे नेक्स्ट फ्राइडे की ली। मैंने तकरीबन 14 दिन बीच में डाले और मेरी अपॉइंटमेंट थी 19 मई को। 19 मई को सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैं इस्लामाबाद चला गया। और वीजा वाली ने एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगा? वीजा वाली ने कुछ भी नहीं पूछा। मतलब वो तो एंटायरली
वो भी एक शौक था कि मतलब उसने, मैं जो हमारे टिपिकल सवाल होते हैं कि किधर जा रहे हो, सबसे पहले हम लोग रूटीन में वही तैयारी करते हैं ना, 3 मेजर क्वेश्चन होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उन्होंने एस्टेब्लिश करना होता है कि आप एक लेजिटिमेट, जैसे वलीद ने अपनी वीडियो में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, मुदब्बिर ने अपनी वीडियो में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि उनके 3 क्वेश्चंस हैं, आपने वो एस्टेब्लिश करने हैं कि यू आर अ लेजिटिमेट स्टूडेंट, यू हैव इनफ फंडिंग टू कंप्लीट योर स्टडीज, you'll not be a liability for them in future years, you are going to come back to Pakistan, आप वहां पे टिकी नहीं हो जाओगे। वही तीनों एस्टेब्लिश करने, और इनसे मुतल्लिक जितने सवाल थे वो सब मैं बैठ के तो रट्टा लगा रहा था। एक और एक्सपीरियंस, मतलब मुझे कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे कि तुमने वो लेट से पूछी ना कहाँ जा रहे हो, तो तुमने सिर्फ इतना ही कहना है एरिजोना, इससे आगे नहीं बोलना तुमने। उसने पूछा ना हाउ आर यू, तो तुमने कहना आई एम गुड, उससे ये नहीं पूछना हाउ आर यू डूइंग। मैंने कहा नहीं, अच्छा वो मैंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए भी। उसने मुझे जब पूछा ना हाउ आर यू डूइंग, तो मैंने कहा आई एम गुड, हाउ आर यू, मैं पूछा, फिर मैंने कहा "ले, आज देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा कि इंशाल्लाह"। भाई इंसान को अपने नेचुरल उसमें रहना चाहिए, बस ज्यादा ना बातें करे इधर उधर की, बस हाँ ठीक है। जी, यस, हवाइयां भी ना मारे, बट ये कि वो जो बहुत ही ब्रीफ आंसर्स होते हैं ना वो भी ना दें। अच्छा एक और सर, वो एक चाय एंड कोचिंग चैनल है यूट्यूब पे, वो भी, और कुछ और चैनल्स हैं उस पे, कुछ वो वीजा ऑफिसर्स जो एक्स वीजा ऑफिसर्स रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको वो इनवाइट करते हैं और उनके इंटरव्यूज हैं। सो वो लोग ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि बाज़ जो बहुत ही ब्रीफ आंसर्स दे रहे होते हैं वो भी अनवाय कर रहे होते हैं कि भाई हम तुमसे कुछ जानना चाह रहे हैं और तुम्हें बता नहीं रहे, फिर हमें मल्टीपल क्वेश्चंस उसके रिस्पॉन्स में करने पड़ते हैं। आप वीजा ऑफिसर को एक्चुअली फिर फ्रस्ट्रेट कर रहे हो कि यार मतलब उसको कुछ बताओ तो सही, एक्सप्लेन तो करो कि भी लाइफ अपना, जो आपकी बात सुन रहा है उसकी लाइफ आसान करें। इन लाइंस पे मैंने फिर अपना इंटरव्यू दिया, बट मेरे लिए सरप्राइज था कि उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, और उसकी भी रीजंस ये थी कि मेरे पास फुली फंडेड ऑफर थी। वो जाहिर है बैकग्राउंड चेक तो वो सारा करते हैं, बैकग्राउंड चेक से वो काफी सारी चीजें तो ऑलरेडी ले चुके होते हैं। एट टाइम्स दे वांट टू हियर फ्रॉम यू अगेन, बट दे ऑलरेडी नो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। उसने, मेरे केस में ये हुआ कि उसने वो सारे क्वेश्चन स्किप करके डायरेक्टली मुझसे पूछा कि तुम्हारी फैमिली का क्या है स्टांस, बिकॉज मेरे केस में मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, मेरी वाइफ दे आर गोइंग टू स्टे हियर, मैं अकेला जा रहा हूँ। और उसका कंसर्न ये था कि तुम अकेले जा रहे हो तो तुम्हारी फैमिली पीछे क्या करेगी, और तुम्हारा फैमिली को लेके क्या प्लान है। दैट व्हाट आई नीडेड टू एक्सप्लेन टू हर कि मेरी फैमिली अभी इधर ही है, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी वो यहीं रहेंगे, मैं जाऊंगा अपनी डिग्री लेके वापस आ जाऊंगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर। उसके बाद उसने पूछा कि तुमने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, तो मैंने कहा हाँ मैंने टोफिल और जीआरई दिया है। पूछा मुझसे कि एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू नॉट टेकिंग योर वाइफ विद यू, तो मैंने बताया कि बच्चे छोटे हैं, वो भी इधर एडजस्ट हुए हैं, मैं तो नई जगह पे एडजस्ट करना चाह रही हूँ। उसको मैंने बिल्कुल ही ब्रीफ आंसर दिया। सो मैंने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री लेके वापस आ जाऊंगा, वाइफ इधर होगी, वो बच्चों का ख्याल रख लेगी। तो उसने कहा ठीक है ऑल राइट। उसके बाद उसने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद मुझे उसने कहा कि ये मैं तुम्हें ब्लू स्लिप दे रही हूँ, मैं तुम्हारा वीजा एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सो उसके बाद मेरे कान बंद हो गए थे, जो वो इमोशनल लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया था। सो उस स्टेट में मैं था। तो उसके बाद वो काफी कुछ कहती रही, 2-3 बातें उसने की थी, बट आई डोंट रियली नो। एक उसने गालबन कहा था मुझे, उसने कार्ड भी बाद में दिया था कि आपकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है, लाहौर कराची इस्लामाबाद तीनों शहरों में होनी है, तो वो लाजमी अटेंड करो और उसके बाद फिर जाओ। गालबन इसी तरह की कुछ बातें उसने की होंगी।